देश का अपना चैनल। कुदरत ने कुछ हुकूक इंसान को उसकी पैदाइश से ही फराहम किए हैं। इस जमीन पर मौजूद हर फर्द इंसान होने के नाते इन हुकूक का हकदार है। ये राइट्स इंसान को उसके रंग, नस्ल, जिन्स, कौमियत, सकाफत, मुकाम और जात की हुदूद से आज़ाद करते हैं। हर एक मुल्क के जरिए उसके शहरी को अमन सुकून और निज़ाम के कायम रखने के लिए बहुत से हुकूक दिए जाते हैं, जिन्हें ह्यूमन राइट्स के तौर पर जाना जाता है। हुकूक इंसानी वो हुकूक हैं जो किसी भी इंसान को उसकी पैदाइश के साथ ही मिल जाते हैं। दूसरे अल्फाज में कहें तो किसी इंसान के जिंदा रहने, आज़ादी, बराबरी और वक़ार का हक ही ह्यूमन राइट्स है। सियासी, समाजी और माशी हुकूक भी इसी के तहत आते हैं। हर बरस 10 दिसंबर को हुकूक इंसानी का दिन मनाया जाता है ताकि लोग अपने हुकूक के बारे में जान सकें और उनका इस्तेमाल कर सकें। ह्यूमन राइट्स की गैर मौजूदगी में इंसान के साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक किया जा सकता है। तमाम तरह के मजालिम किए जा सकते हैं। जमहूरी हुकूमतों में ह्यूमन राइट्स को काफ़ी अहमियत दी जाती है। चाहे मुजरिम ही क्यों ना हो, उसे अपना मौक़िफ़ रखने का पूरा मौका दिया जाता है। सज़ा मिल जाने पर भी मुजरिम को बुनियादी सहूलियात से महरूम नहीं किया जाता। भारत में 1993 में इंसानी हुकूक के कौमी कमीशन का क़याम किया गया और सन 2023 में इस कमीशन ने कामयाबी के साथ अपने 30 बरस मुकम्मल किए। कमीशन इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारत की फ़िक्र का तर्जुमान है। इन 30 बरसों में इंसानी हुकूक के फ़रोग़ और माशरे के कमज़ोर व महरूम तबके के हुकूक की हिमायत और हिफाजत करने के लिए NHRC ने अहम किरदार निभाया है। कमीशन की जानिब से करोड़ों रुपए मुआवजे की शक्ल में उन हज़ारों अफराद को दिए गए जिनके इंसानी हुकूक की किसी भी शक्ल में खिलाफ वर्जी हुई। मुल्क से बाहर काम करने वाले भारतीय अफराद के साथ हो रही ज्यादतियों के मामलात में भी कमीशन ने जिम्मेदाराना रोल निभाया है। आज दुनिया के दीगर मुमालिक भी भारत के ह्यूमन राइट्स कमीशन से ये सीख रहे हैं कि किस तरह वो अपने मुल्क में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आज की पेशकश में भारत में इंसानी हुकूक की मौजूदा सूरत हाल, कमीशन के काम और तरीके और नए चैलेंजेस पर रोशनी डाली जाएगी। सर्वे भवन्तु सुखिने का पैगाम सारी दुनिया को देने वाली भारतीय तहजीब ने हजारों बरस पहले ही मानवाधिकारों को समाज का अहम जुज़ करार दिया था। नए भारत में भी भारत उन सफ़े अव्वल के ममालिक में शामिल है जिसने अपने आइन में ह्यूमन राइट्स को जगह दी। मदर टेरेसा ने कहा था कि ह्यूमन राइट्स किसी रियासत के जरिए दिए गए कोई अहम हुकूक नहीं हैं, बल्कि ये इंसान को उसके इंसान होने के नाते हासिल होते हैं। हमारे मुल्क में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन मुसलसल इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि मुल्क के किसी भी शहरी के इंसानी हुकूक का वायलेशन ना हो, खिलाफ वर्जी ना हो। आज की इस पेशकश में हम बात करेंगे कमीशन के 30 सालों की, हमारे मुल्क में इंसानी हुकूक की पोजीशंस की, और उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि अब नए दौर में क्या कुछ इक़दामात किए जाने अभी बाकी हैं। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं ऑनरेबल मेंबर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जनाब राजीव जैन साहब, और हमारे दूसरे ख़ास मेहमान हैं डिप्टी एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट जनाब मनोज गोरकेले जी। आप दोनों के अलावा हमारे साथ स्टूडेंट भी मौजूद हैं जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी का आज की इस खुसूसी पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। जैन साहब, कमीशन को 30 साल हो गए, और अगर हम इंसानी हुकूक की बात करते हैं तो इसकी जब आवाज़ बुलंद हुई तो उस वक्त को 75 साल हो चुके हैं। भारत ने बहुत पहले ये नारा दिया था कि हम सब एक साथ रहें और सुख से रहें। कमीशन के 30 साल के सफ़र की अगर बात करूं तो हमारे देश में हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, कितना कामयाब हुए? हमने बहुत कामयाबी हासिल करी है, बहुत कामयाबी कई पैमानों पर हासिल करी है। जैसे उदाहरण स्वरूप पिछले 30 साल में करीब 250 करोड़ रुपए मुआवजा विक्टिम्स को हमने 8,500 केसेस में दिलवाया है। इसके अलावा एक सहनशीलता, सेंसिटाइजेशन पब्लिक का मानव अधिकार की ओर बढ़ाया है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर उन दोनों के बीच में समन्वय मानव अधिकारों से संबंधित नियम कायदे कानूनों पर उसको बढ़ाया है। केंद्रीय सरकार एवं स्टेट सरकार इनमें भी समन्वय उन विषयों पर बढ़ाया। ऐसे अनेकों चीज़ों हैं जिसमें इस 30 साल में हमने कामयाबी हासिल करी है। कमीशन के बाद अगली जिम्मेदारी होती है हमारी अदालतों की, जहां ये यकीनी बनाया जाता है कि किसी के साथ अगर कहीं कोई ज्यादती हुई है तो उसको इंसाफ मिले। और उसको जानने के लिए मैं जानना चाहूँगा मनोज जी से कि मनोज जी, हमारी अदालतों ने कमीशन की रिकमेंडेशन के तहत या जहां ह्यूमन राइट्स की आवाज़ें बुलंद हुई उनको ही नज़र में रखते हुए कितने अहम फैसले दिए हैं ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने में हमारे देश में? नहीं, जो अदालतें हैं नो डाउट, जब किसी की एफआईआर नहीं होती है किसी भी मुकदमे में, वो कंप्लेन जाती है ह्यूमन राइट के पास। ह्यूमन राइट अगर उसमें इंटरफेयर करती है और एसएसपी को डायरेक्शन देती है या एसपी को डायरेक्शन देती है कि इसमें एफआईआर करो, तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसको पता होता है ये मैटर जो है एनएचआरसी के इंटरफेयर के बाद एफआईआर हुई है, ये बात वहां के पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पता होती है, तो वो सीरियसली उसको लेते हैं और उसका आउटकम ये आता है कि कोर्ट में उनको न्याय अच्छे से मिलता है और बेस्ट मिलता है। एनएचआरसी के 30 सालों से अदालतों में, पुलिस महकमे में, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत असर हुआ है और एक रेवोल्यूशन आया है, जो बहुत बड़ी बात है। एक रेवोल्यूशन आया, लेकिन उसके साथ साथ नए नए चैलेंजेस भी होते हैं। जैन साहब, आज हम देख रहे हैं जिस तरीके से सोशल मीडिया ने बूस्ट किया है, बहुत सारी चीज़ें एकदम लोगों के सामने आती हैं और बहुत बड़े लेवल पर ह्यूमन राइट वायलेशन हमें दिखता है होता हुआ। उसको रोकने के लिए कमीशन की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइंस हैं या क्या कुछ इक़दाम आपकी तरफ से चलते हैं? कमीशन ने अलग अलग विषयों पर, जैसे हाल में पिछले 3-4 साल में करीब 1 दर्जन एडवाइजरीज गवर्नमेंट को इशू करी हुई हैं। इस साल हमने एडवाइजरी जैसे एक इशू करी अगेंस्ट चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ मटेरियल। तो जो सोशल मीडिया पर बच्चों के यौन शोषण रिलेटेड मटेरियल आता है उस पर कैसे नियंत्रण किया जाए, उसमें ओटीटी प्लेयर्स और सोशल मीडिया का क्या रोल है, गवर्नमेंट का क्या रोल है, हमारे नियम कायदे कानून में क्या परिवर्तन होना चाहिए, पुलिस को क्या करना चाहिए, किस प्रकार से उनकी क्षमता बढ़नी चाहिए इत्यादि, इस पर हमने सुझाव गवर्नमेंट को दिए। इसी प्रकार से LGBTQ के लिए हमने एक एडवाइजरी इशू किया। इसके पहले हम लोगों ने कोविड दौरान काफ़ी एडवाइजरी इशू करी थी, माइग्रेंट वर्कर्स पे, डिग्निटी ऑफ डेड पे, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स इत्यादि इत्यादि। तो अलग अलग तरीके से हम लोग सरकार तक पहुंचते हैं, अपने सुझाव पहुंचाते हैं। इसके अलावा स्पेसिफिक कंप्लेंट्स पर हम निर्णय देते हैं। इसके अलावा हम अलग अलग प्रदेश में कैंप सिटिंग करते हैं। कैंप सिटिंग में ओपन हियरिंग करते हैं और NGOs के साथ अलग एक इंटरेक्शन करते हैं, मीडिया के साथ करते हैं, जिससे कि उनको सेंसिटाइज कर सकें ह्यूमन राइट्स के बारे में, अपने रोल के बारे में, उनके क्या हक हैं उसके बारे में इत्यादि। जो कंप्लेंट का आपने जिक्र किया, क्या प्रोसेस रहता है अगर कमीशन के पास कोई कंप्लेंट आती है तो किस तरह से आप उसको प्रोसेस करते हैं? पहली बात तो कंप्लेंट अलग अलग तरीके से आती है साहब, चिट्ठी से भी आती है, ईमेल से भी आती है, हमारे पोर्टल पर भी व्यवस्था है कि आदमी उस पर अपनी कंप्लेंट टाइप कर सकता है। इसके अलावा देश में करीब 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं अलग अलग गांव में, वहाँ से भी कंप्लेंट्स आ जाती है। स्वयं आकर भी आदमी हमारे यहाँ कंप्लेंट देते हैं। तो अलग अलग तरीके से कंप्लेंट आती हैं, अलग अलग भाषाओं में आती हैं और प्रत्येक किसी भी कंप्लेंट पर कोई शुल्क नहीं है, मुफ्त है, कोई भी शिकायत कर सकता है। तो जब कंप्लेंट आती है तो चेयरपर्सन या मेंबर्स के बीच में रैंडम रूप से वो मार्क हो जाती है। हम जब देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, लगता है उसमें ह्यूमन राइट्स का अगर वायलेशन है, तब फिर हम कंसर्न गवर्नमेंट ऑफिसर को, विभाग को नोटिस इशू करते हैं कि बताइए साहब इसमें आपने क्या किया, आपकी क्या जिम्मेदारी थी, कहाँ गलती थी। फिर जब उनकी रिपोर्ट आती है तब फिर हम कंप्लेनेंट को भी देते हैं, उनका मंतव्य भी लेते हैं उस पर, उसके उपरांत निर्णय लेते हैं। उसके उपरांत निर्णय लिया जाता है। मनोज जी, जब हम अदालतों में देखते हैं कि ये मामले जब अदालतों में पहुंचते हैं, परेशानी कहाँ कहाँ आती है और क्या कुछ बेहतर और होना चाहिए, मैं संक्षिप्त में आपसे जानना चाहता गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। जब NHRC का इंटरफेयर होता है या स्टेट ह्यूमन राइट है और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, तो FIR हो जाती है 154 में। जब FIR होती है तो उसके बाद पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चालू होता है।
इन्वेस्टिगेशन में भी अगर प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, डिले हो रहा है, तो भी एनएचआरसी को कंप्लेन कर सकते हैं। एनएचआरसी डायरेक्ट कर सकती है कि इसमें 90 डेज के अंदर इन्वेस्टिगेशन करो। कई ऐसे मामले हैं जिनमें 90 डेज में इन्वेस्टिगेशन होने के बाद चार्जशीट फाइल ही नहीं होती, 173 में चार्जशीट ही फाइल नहीं होती। तो एनएचआरसी का वहां पर भी इंटरफेयर रहता है कि एनएचआरसी जल्दी उसमें जो है वो आप जो है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट प्रॉपरली, क्योंकि ज़्यादा डिले करेंगे तो आप विटनेसेस वो हो जाएंगे, हॉस्टाइल हो जाएंगे, विटनेसेस गायब हो जाएंगे, विटनेसेस धुंधले हो जाएंगे। तो इस तरह से एनएचआरसी का वहां भी इंटरफेयर रहता है। हमारे एनएचआरसी से हमारे आसपास के मुल्क क्या सीखते हैं, क्या कुछ एनआरसी से सबक लेते हैं वो लोग, और आपसे आकर के बातचीत जब करते हैं तो हमारा कमीशन कितना मजबूत उनके सामने नजर आता है? अरे आपको तो लगता है आप क्लियर पॉइंट हैं, क्योंकि हाल में हमने मालदीव्स के ह्यूमन राइट्स कमीशन के पदाधिकारियों को, करीब 25 पदाधिकारी हमारे यहाँ आए, करीब 10 दिन ठहरे और हमने उनको अपनी पूरी प्रक्रिया से वाकिफ़ कराया, उनको प्रशिक्षण दिया। इसके पहले भी मालदीव से के कुछ लोग आए थे, पिछले साल आए थे, उनको भी 2 या 3 दिन का हमने प्रशिक्षण दिया था। नेपाल के मानवाधिकार आयोग, उनकी भी रिक्वेस्ट हमारे पास है। विदेश मंत्रालय से उन्होंने हमसे अनुरोध किया है कि हम कुछ और देशों को भी प्रशिक्षण दें, क्योंकि भारत का जो मानवाधिकार आयोग है, जब मैं कंपेयर करता हूँ और देशों से, बहुत ही ज़्यादा सक्षम है। उसकी जो इन्वेस्टिगेटिव पावर्स हैं, उसकी जो कार्य प्रणाली है, बहुत डेवलप्ड है। और हम आसपास के देशों को बिल्कुल हम अपने प्रयास से उनको प्रशिक्षण से और सुदृढ़ कर सकते हैं, और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। मनोज जी से एक सवाल जानना चाहूँगा। मनोज जी, संविधान के अंदर राइट टू लिबर्टी दिया गया, राइट टू इक्वलिटी दिया गया, उसके बाद 93 के अंदर ये एक्ट आता है। क्या कहीं कुछ कमी रह जाती है, उसकी वजह से एक्ट आता है, इसकी ज़रूरत थी? आप किस नज़र से इस एक्ट को देखते हैं, 1993 के इस कानून को, कि जहां संविधान के अंदर इतनी मजबूती के बावजूद इन चीज़ों को और मजबूती देने के लिए इस कानून को लाया गया? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि मुझे कई सारे मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में लड़ने का मौका मिला। तो इस देश में कई सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं। एक ही हालांकि स्टेट के पास तो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, हमारे पास एक सीबीआई है और एक एनआईए है ना, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे देश में हर जगह फैले हुए लोग हैं। डीआरआई अलग है, डीआरआई भी मुकदमा करती है और ईडी भी मुकदमा करती है, और उसके बाद सीबीआई भी मुकदमा करती है, एनआईए भी मुकदमा करती है, और उसके बाद स्टेट के पास तो 20 से 25 इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं। तो वैसे ही ह्यूमन राइट का होना बहुत जरूरी है। ह्यूमन राइट एक कमीशन जो है आज की डेट में भारतवर्ष में, जिस तरह से वुमेन कमीशन है, कम से कम वुमेन की आवाज़ तो उठाते हैं, और सारी पावर है वुमेन कमीशन को। वुमेन कमीशन है, हमारे पास एसटी एससी कमीशन है, एससी कमीशन है, एसटी कमीशन है, हमारे पास माइनॉरिटी कमीशन है। वैसे ही ह्यूमन राइट कमीशन होना बहुत आवश्यक है। और ह्यूमन राइट्स ने भी अपने सब कमीशन इसमें बना रखे हैं। Yes. हमारी जो कमीशंस हैं, Yes, बने। माइनॉरिटी के लिए भी बने। कमीशंस हैं, हमारे बने। पास एससी एसटी के लिए भी हैं, बने। तमाम ऑर्गेनाइजेशन नहीं, के लिए नहीं, देखा जाए, हर वर्ग के लिए हमने बनाई है कमीशंस। मुझे याद है कि एक मुकदमा ऐसा था जिसमें ह्यूमन राइट ने इंटरफेयर करके सीधे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करी थी ना। तो आज की डेट में ह्यूमन राइट के पास पैनल में लॉयर भी हैं, और सबसे अच्छा मुझे ह्यूमन राइट का ये चीज़ लगती है जो और जगह नहीं है, कि ह्यूमन राइट जो नए जो लॉयर्स हैं उनको लाती है, और जिसमें मैं भी एक था, तो उनको ट्रेनिंग देती है ताकि वो सिस्टम में जाके लाखों लोगों को मोटिवेट करें, लाखों लोगों को अपनी बात समझाएं। उससे भी हमारी सोसाइटी में बहुत असर हो सकता है, बहुत फर्क पड़ सकता है। हाँ, और ह्यूमन राइट कमीशन इसके अलावा पुलिस ऑफिसर को भी ट्रेनिंग देती है, और साथ में मैं तो कहता हूँ मीडिया, अदर इंस्टीट्यूशन में भी, स्टेट में इस तरह की ट्रेनिंग हो, ताकि वो लोगों को समझ आए ह्यूमन राइट क्या है और वो लाखों लोगों तक पहुंचे। ये अवेयरनेस जो है वो बहुत जरूरी है। और 10 दिसंबर को जो हर साल ये दिन मनाया जाता है, वो भी इसलिए मनाया जाता है कि दुनिया का हर इंसान ये जान सके कि उसके वो हुकूक क्या हैं जो उसको ज़मीन पर पैदाइश के साथ मिले हैं। मैं ये भी जानना चाहूँगा, आज ऑनरेबल मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे बहुत सारे नागरिक मुल्क से बाहर दूसरे देशों में काम करते हैं, उनके मानवाधिकारों का हनन ना हो, उसके लिए कमीशन क्या कुछ इक़दाम करता है, क्या कुछ एडवाइजरीज जारी करता है? तो इसमें पहले तो ये देखिए कि साहब जो ये एक्ट है, तो इट अप्लाइज टू द एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया, नॉट आउटसाइड इंडिया। तो भारतवर्ष तक सीमित है, लेकिन क्योंकि हमारे नागरिक हैं और समस्या का जड़ हो सकता है यहाँ हो, तो हमारे पास शिकायतें आती हैं जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की,
यहाँ से वीज़ा ले गए एक मकसद के लिए, वहाँ जाके उनको बंद कर दिया, पासपोर्ट ले लिया, एम्प्लॉयर ने मारा पीटा इत्यादि, दूसरा काम यातनाएं करवा दी, रहे हैं, दूसरा जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, काम के घंटे ज्यादा हैं, इस तरह के बहुत सारे इस तरह की बहुत शिकायतें आती हैं। तो उसमें हमको विदेश मंत्रालय का बहुत सहयोग रहता है। हम विदेश मंत्रालय को भेजते हैं, वो अपने मिशन को भेजते हैं, मिशन वहाँ की लोकल सरकार से संपर्क करते हैं। फिर कॉन्सुलर एक्सेस का प्रावधान होता है, जब एक आदमी जेल में होता है विदेश के, तो वो कॉन्सुलर एक्सेस लेकर उसको जो भी सहायता देनी होती है वो प्रदान करते हैं। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं देखता हूँ कि हमारी नोटिस के बाद विदेश मंत्रालय से हमारे पास अधिकांश केसेस में मामले का निपटारण होता है। इसके अलावा एक और प्रकार के केसेस हमारे पास आते हैं कि आदमी गया, मर्चेंट नेवी में है या सेलर है, शिप में गया साहब किसी शिप में, और वहाँ से कहीं गायब हो गया या मर गया कहीं। अब जो शिप ओनर तीसरी कंट्री का है, चौथी कंट्री में उसकी डेथ हुई, नागरिक भारत का है, इस तरह के मामला भी इस सामने तरह के आए। मामला आते हैं। तो उसमें हम डीजी शिपिंग से संपर्क करते हैं, विदेश मंत्रालय से संपर्क करते हैं। डीजी शिपिंग, प्रत्येक देश के डीजी शिपिंग के साथ उनका समन्वय है। तो वो वहाँ से लेते हैं कि साहब वो फला रजिस्टर्ड नंबर शिप से गया था, फला आदमी गया था, फला तारीख को गया था, उसका बताएं। तो वहाँ के रिकॉर्ड देख के फिर वो पोर्ट से वो रिकॉर्ड लेके फिर पूरी इतला हमको देते हैं, तुमको बताते हैं। हमको बहुत सहूलियत रहती है, बहुत सहूलत रहती है, कहीं ना कहीं उसमें रिलीफ मिल जाती है, जिसके साथ अगर कहीं कोई ज्यादती हो रही है। मैं चाहूंगा कि जरा सा एक आप हाँ, small मैं ये reaction कह रहा हूँ, मेरे पास ना इस तरह से बहुत मुकदमे आते हैं, जी, क्योंकि पूरे देश के लोग, कई लोग दुबई में, कोई मलेशिया में, कोई हमारी बहुत सारे नर्सेस काम कर रहे हैं, बहुत सारे बल्कि ऑयल में बहुत काम कर रहे हैं, खाड़ी के देशों में बहुत काम कर रहे हैं भारत के बहुत लोग। बड़ा तो तबका है मुझे भारत फ़ोन आता है कि मुझे निकाल दिया, मुझे ये कर दिया, मुझे वो कर दिया, तो बहुत सारे कॉल आते हैं। और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ आज के दिन इस देश के 143 करोड़ लोगों को, इस आपके मीडिया के माध्यम से, कि आप लोगों के अगर बच्चे वहाँ फंसे हैं तो आप एक लेटर ह्यूमन राइट्स को जरूर लिखें ना, क्योंकि वहाँ पर जाके एफआईआर होगी तो वहाँ पर जाके करनी पड़ेगी, यहाँ पर तो एफआईआर हो नहीं सकती, जुरिडिक्शन है नहीं। तो ह्यूमन राइट के जैसा हमारे सर ने बताया कि ह्यूमन राइट में आपके बच्चे, अगर आपको आपके बच्चे विदेशों में हैं, वहाँ कोई भी प्रॉब्लम है उनको, मेरी रिक्वेस्ट है आप ह्यूमन राइट को लेटर लिखिए। ह्यूमन राइट जब भी स्टेप लेता है, ऐसे कई केसेस में ह्यूमन राइट ने एक्शन लिया है, मेरे नॉलेज में है वो, मेरे क्लाइंट थे, वो जैसे ही विदेश मंत्रालय को बोलता है तो विदेश मंत्रालय उसको सीरियसली लेके और वहां पर पूरा स्ट्रक्चर जो उनका होता है वो एक्टिव हो जाता है और उन लोगों को रिलीफ मिलती है। ये बहुत बड़ा काम कर रही है ह्यूमन राइट, बहुत बड़ा काम, जो अदालतें नहीं कर सकती, जो कोर्ट कचहरी नहीं कर सकती, जो बल्कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बार पे बात भी करी है, विदेश से लोगों को लाने के लिए भी एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने ये बात को रखी है। और एक स्ट्रक्चर दुनिया ने देखा भी कि सिर्फ ना सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशों के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी मुतालबा किया कि हमें भी निकाल लीजिए इस जगह से, जहां हम बात कर रहे थे, जहां जंग चल रही थी, जंग ज़दा हालात थे, वहां से ना सिर्फ भारतीय निकले, भारतीयों के अलावा दूसरे मुल्क के जो लोग थे उन्होंने भी भारत सरकार से ये मुतालबा किया, इस उम्मीद के साथ कि ये हैं जो निकाल सकते हैं। और जहां पर भी भारतीय लोग, जिस देश में भी अगर कहीं उनको कोई परेशानी है तो याद रखें कि कमीशन आपके साथ है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को अगर आप कंप्लेंट अपनी भेजते हैं, अपनी परेशानी भेजते हैं, तो ज़रूर आपको उसमें कुछ ना कुछ राहत ज़रूर मिलेगी। कमीशन और विदेश मंत्रालय दोनों आपका साथ देंगे। यहाँ इस प्रोग्राम में अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्टूडेंट्स के सवाल होंगे और हमारे एक्सपर्ट्स के जवाब। नमस्कार सर, मेरा नाम नियति अग्रवाल है। मेरा सवाल राजीव सर से है। जैसे आपने LGBTQ कम्युनिटी के बारे में बात की और आपने बताया कि हेल्प मिलती है, तो अभी भी केसेस सामने आते हैं सुसाइड के, तो लोगों में अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जाए इनके बारे में कि वो कंप्लेंट कर सकते हैं? अच्छी स्कीम है ये। बहुत अच्छा सवाल है। तो इसमें जो समाज की संवेदनशीलता है उसमें हमको परिवर्तन लाना है। तो सरकार ने ऑलरेडी इस पर अधिनियम बना दिया है LGBTQ के लिए, लेकिन समाज की विचारधारा को भी परिवर्तित करना है। तो उसको परिवर्तन करने के लिए अनेकों माध्यम हैं। उसमें से छोटा सा कंट्रीब्यूशन हम लोग का भी है। जैसे मैंने बताया, आयोग ने एक LGBTQ पर एडवाइजरी इशू किया है केंद्रीय सरकार को प्लस प्रत्येक प्रदेश शासन को, उनको भी इशू किया है। इसके अलावा हमारा एक कोर ग्रुप है। कोर ग्रुप मतलब एक ग्रुप है जिसमें स्टेक होल्डर्स हैं इस विषय से संबंधित। स्टेक होल्डर से मेरा मतलब है अकेडमिशियंस हैं, सिविल सोसाइटी के वर्कर्स हैं, NGOs हैं, LGBTQ के लोग स्वयं भी हैं, सरकार के भी लोग हैं, वकील लोग हैं।
तो उन सब के साथ हम गहन मंथन करते हैं कि भाई क्या समस्या में फील्ड से क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ समस्या है, उसका कैसे निवारण किया जा सकता है, कहाँ उसमें सरकार को इंटरवीन करना है, कहाँ समाज को इंटरवीन करना है, कहाँ किस स्कीम को थोड़ा सा ट्वीक करना है जिससे कि LGBTQ के लोगों को सहायता मिल सके। उस पर मंथन के उपरांत पुनः हम एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को कि ये समस्या फील्ड में आ रही है, ये हमारा इनपुट है, कृपया इसमें इस प्रकार से संशोधन किया जाए। तो एक लगातार इट्स वर्क इन प्रोग्रेस, लगातार चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि इमीडिएटली सभी समस्या सॉल्व हो जाएगी, धीरे धीरे करके सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण स्वरूप लीगल समस्याएं भी हैं कि क्या उनको हक है शादी करने का, समलैंगिक लोगों को क्या हक है शादी करने का, उनको इनहेरिटेंस राइट प्रॉपर्टी में है या नहीं, क्या वो बच्चों को एडॉप्ट कर सकते हैं या नहीं। तो इसमें समाज में, कानून में धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। बहुत बहुत खूब। सरकारों से आपने बात की कि कमीशन की सिफारिशात जो हैं वो सरकारों को जाती हैं। सरकार के साथ कितना आपका कोऑर्डिनेशन रहता है, कितना सहयोग मिलता है कमीशन को सरकारों से? हमें बहुत पूरा सहयोग है। जैसे एक तरफ तो हो गया कि मेरे केसेस में, दूसरा हो गया मेरा रिसर्च और ये सेंसिटाइजेशन एडवाइजरी में। जहाँ तक केसेस में है तो हमारे 95% रिकमेंडेशंस हमारी सरकार मान लेती है, अप्रूव हो जाते हैं। इसके अलावा जहाँ तक मेरी एडवाइजरीज है, जैसे अभी हमने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल पे मैंने आपको बताया था एडवाइजरी भेजी। आज ही के अखबार में मैं पढ़ रहा था कि UGC ने एक सर्कुलर इशू किया है प्रत्येक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कि इस एडवाइजरी का अनुपालन किया जाए और अनुपालन प्रतिवेदन UGC को भेजा जाए। बहुत खूब। इसके पूर्व, करीब एक हफ्ता पूर्व, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में भी इसी विषय पर एक गोष्ठी हुई थी कि कैसे इसका अनुपालन किया जाए। तो सरकार से हमको पूरा सहयोग रहता है। यानी सरकार जो है वो भी मान करके चल रही है कि हम ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को कम से कम कर सकें और जहां भी जिसका मानवाधिकार है उसको उस मजबूती के साथ मिलता रहे जो उसका हक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नमस्ते सर, मेरा नाम अनुष्का है। मेरा सवाल राजीव सर से। जैसे हिंदुस्तान के बहुत सारे रिमोट एरियाज़ में जैसे औरतों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट, रेप होते हैं, वो लोग पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस उनका केस नहीं करते, अफेयर नहीं लेते, तो उनके पास ह्यूमन कमीशन कैसे आस्था देती है कि उनका केस ह्यूमन राइट्स वाले लेंगे और उनको इंसाफ मिलेगा? FIR दर्ज नहीं हो रही है। आपने मुझे मौका दे दिया। मनोज साहब ने कहा था कि FIR नहीं होती तो आयोग कुछ नहीं करता है, तो आपने मौका दे दिया उसका जवाब देने का। बहुत सही फरमाया। मेरे पास शिकायतें आती हैं ऐसी कई केसेस में कि पुलिस ने FIR नहीं करी है, तो हम पुलिस को नोटिस इशू करते हैं कि कानून के अनुसार उनको FIR रजिस्टर करना है अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ललिता कुमारी, उसमें एक निर्णय लिया था ललिता कुमारी वर्सेस यूपी में कि जो भी सूचना कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत पुलिस को मिलती है, पुलिस की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, और कोई और ऑप्शन नहीं है पुलिस को बल्कि FIR करे। इसके अलावा एक्सेस टू जस्टिस, ये भी एक मौलिक अधिकार है। अनीता कुशवाहा जजमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट है वो भी, उसमें भी उन्होंने कहा कि एक्सेस टू जस्टिस इज अ फंडामेंटल राइट टू बी रेड अंडर आर्टिकल 21 एंड 14, राइट टू लाइफ एंड राइट टू इक्वालिटी। एंड FIR करना जस्टिस में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पहला कदम है। तो अगर आप उसी को रोक देंगे, FIR नहीं करने देंगे, तो आप एक विक्टिम को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में नहीं जाने देंगे, तो उसका एक्सेस टू जस्टिस आपने रोक दिया, तो उसका मौलिक अधिकार का आपने उल्लंघन किया। तो हम पुलिस को नोटिस इशू करते हैं और कहते हैं भाई आपने इसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है, तो आप बताइए आप पर क्या सजा की जाए। सर, मेरा नाम सम्मी कुमारी है और मेरा सवाल आप दोनों से है। जैसा कि मनोज सर ने कहा कि पहाड़ी इलाकों पे एजुकेशन नहीं मिल पाती, लोगों को बहुत चलना पड़ता है, उससे काफ़ी लोगों का एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे प्रोवाइड कराएं हम उनको एजुकेशन? क्योंकि बहुत लोगों के पास फंडिंग नहीं होती, पैसे नहीं होते कि वो बाहर जाके एजुकेशन ले सकें, तो उनके पास कैसे जाएगी एजुकेशन? एजुकेशन फॉर ऑल, राइट टू एजुकेशन। एक्चुअली मेरा ये मानना है कि इस तरह से जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, आज भी पहाड़ों में 10 से 12 किलोमीटर बच्चियाँ पैदल चलती हैं और तब जाके एजुकेशन लेती हैं। उन बच्चियों के लिए एक तो ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया जाए जी, ताकि वो आना जाना कर सकें, उनके बेचारे माँ बाप बहुत गरीब लोग होते हैं। और दूसरी चीज़ जो है, स्कूल जो है मॉडल स्कूल बनाए जाएं
जिसको आइडियल स्कूल, आदर्श स्कूल बनाए जाए, जहाँ पर सारे टीचर हों। और टीचर पहाड़ों में जाना पसंद नहीं करते, उनके लिए एक लॉ बनाया जाए कि आपका अगर अपॉइंटमेंट हुआ है तो आपको 3 साल वहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, अगर आपका प्रमोशन हुआ है तो वहाँ जाना पड़ेगा आपको, ताकि टीचर्स वहाँ पर अवेलेबल हों। क्योंकि मुझे पता है, जब मैं पढ़ता था तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के टीचर ही नहीं थे, और हम जब प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ते थे तो 15 दिन में एक टीचर एक दिन पढ़ाने आती थी हमको। तो ये मसाइल सामने आते हैं। जैन साहब से एक सवाल को इस तरह से भी मैं जानना चाहूँगा कि अगर मुल्क के किसी भी हिस्से में बच्चे अगर तालीम हासिल करने से किसी वजह से महरूम रह पा रहे हैं, तो क्या वाकई ये भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन? हाँ, बिल्कुल है, और हमारे पास शिकायत भी आती है और उसका निराकरण भी हमने किया है। पहली बात तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है राइट टू एजुकेशन का, मौलिक अधिकार है। बच्चे को 14 साल की उम्र तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में है। और जैसे हमारे पास एक शिकायत आई कि फला जिले में, फला गांव में बच्चों को 2 नदी पार करके करीब 5-7 किलोमीटर जाना पड़ता है, और बारिश के मौसम में वो नहीं जा पाते, 4-5 महीने उनका स्कूल अस्त व्यस्त रहता है। तो हमने स्टेट गवर्नमेंट को लिखा, तो स्टेट गवर्नमेंट ने उसके बाद बाकायदा वहाँ पुल सैंक्शन कर दिए, और पहले जहाँ छोटी कक्षा तक ही था स्कूल उस गांव में, उसको और आई थिंक पहले क्लास 3 या 4 तक था, उसको क्लास 6 तक कर दिया। तो इस प्रकार का उन्होंने सोल्यूशन दिया। यानी जहाँ पर भी अगर आपको लगता है मुल्क के किसी कोने में कि अगर आप किसी भी वजह से तालीम हासिल करने से महरूम हैं, तो याद रखें यहाँ भी कमीशन आपके साथ है। कमीशन को लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो प्रोसेस किसी तरीके से नहीं पूरा हो पा रहा है, तो कमीशन की सिफारिशात आपके तालीम के हुसूल के अंदर आपकी बेइंतहा मदद करेंगी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने दोनों खास मेहमानों का और तमाम स्टूडेंट्स का। आज की इस पेशकश को हम यहीं मुकम्मल करेंगे और फिर हाजिर होंगे किसी अलग मौजू के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। वाह मिस नौटंकी, कोई मिला नहीं और संगीत प्रैक्टिस शुरू। मिसेस नौटंकी डैड, आप बस करो मेरी शादी की तैयारी, क्योंकि अब है गारंटी हमारी। Shaadi.com, रजिस्टर नाउ। With a promise to make your busy mornings better mornings. With everything you need to know to kickstart your day. With stories that inspire and empower. With ideas that bring change and can transform. Hello and welcome to our DD Morning Show. Monday to Friday, 8 AM to 9 AM. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।